अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पाकिस्तान के पेशावर शहर में पीर के रोज पुलिस लाइंस में बनी मस्जिद में फिदाइन हमला हुआ। 46 पुलिस अहलकारों की मौत हो गई है, 157 लोग जख्मी हैं। इनमें से 66 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि करीब 2 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इमाम नूरुल अमीन की भी मौत हो गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अस्पताल पहुंचकर जख्मियों से मुलाकात की। एक चश्मदीद ने कहा कि दोपहर की नमाज यानी ज़ोहर के वक्त मस्जिद में करीब 500 लोग मौजूद थे। फिदाइन हमलावर बीच की एक लाइन में मौजूद था। ये साफ नहीं हो सका कि वो पुलिस लाइंस पहुंचा कैसे, क्योंकि अंदर जाने के लिए गेट पास दिखाना होता है। साउथ अफ्रीका में एक बर्थडे पार्टी में गोलाबारी हुई। इस वाक़े में 8 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग शदीद तौर से जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या इतवार की शाम को 5:15 से 5:30 बजे के बीच पेश आया। 2 हमलावर एक घर में घुसे और फायरिंग शुरू कर दी। इस वाक़े के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। अभी तक हमले के पीछे की वजूहात भी सामने नहीं आई हैं। पुलिस ने बताया कि घर का मालिक अपनी बर्थडे मना रहा था, कई गेस्ट भी आए हुए थे, तभी 2 हमलावर आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले में जन्मदिन यानी बर्थडे मना रहे घर के मालिक समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। पिछले साल 10 जुलाई को कुछ घंटों के फर्क में हुई शूटिंग के 2 वाकयात में 19 लोग मारे गए थे। साउथ अफ्रीका में ऐसे कई और वाकयात पेश आ चुके हैं। शदीद बर्फबारी के बीच कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के अख्तिताम पर इंतहाई जज्बाती अंदाज में दहशतगर्दी पर हमला किया और कहा कि वो लोग उस दर्द को नहीं समझ सकते जिन्होंने दहशतगर्दी और तशद्दुद को खुद ना सहा हो। उन्होंने अपने खिताब में उन 2 फोन कॉल का जिक्र किया जो उनको अपनी दादी इंदिरा गांधी और वालिद राजीव गांधी के इंतकाल की खबर देने के लिए किए गए थे। अपने खिताब में उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल पर हमला करते हुए कहा कि ये दर्द वो नहीं समझ सकते, ये दर्द एक कश्मीरी और एक फौजी समझ सकता है जिसके पास ऐसे फोन आते हैं। राहुल ने कहा कि कल जब उनसे पूछा गया कि इस यात्रा से क्या हासिल हुआ तो उसी वक्त वो बताना चाहते थे, लेकिन वो आज बता रहे हैं कि यात्रा का मकसद है कि ऐसे फोन कॉल बंद होने चाहिए। राहुल गांधी ने अपने खिताब में कहा कि आप बर्फ के बीच में खड़े हैं और आपको सर्दी नहीं लग रही है, बारिश में आप भीगे और गर्मी में आपको गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि मुल्क की ताकत आपके साथ है। उन्होंने यात्रा से मुतालिक अपनी तकालीफ और तजुर्बात को साझा करते हुए बताया कि मैं बहुत सालों से हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं, इसलिए मुझे लगता था कि मेरे लिए चलना मुश्किल नहीं होगा। यानी थोड़ा सा तकब्बुर आ गया था। जब मैं छोटा था तो फुटबॉल खेलता था, मुझे एक दफा खेलते वक्त घुटने में चोट लग गई थी और इसको मैं भूल गया था, लेकिन वो ठीक हो गई। लेकिन कन्याकुमारी से 5 दिन चलने के बाद घुटने में शदीद तकलीफ हुई जिसने मेरा वो गुरूर तोड़ दिया, लेकिन बाद में ये यात्रा जारी रही और आज पूरी हो गई। इस मौके पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी खिताब किया।
सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो, जम्मू में भी चल सकते हो, मगर आखिरी जो 4 दिन हैं कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा, 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा, सुनिए, मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड। जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने का और भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने निर्णय लिया और चलने का उन्होंने इरादा किया, तब हम लोग घबरा गए थोड़े। अब प्रियंका जी ने ये बात कही कि जब इतना बड़ा फासला जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आज यहाँ पर हम ठहरे, तो हमको घबराहट हो गई, ये कैसा सक्सेस होगा, ये कैसा निर्णय राहुल गांधी जी ने लिया। लेकिन मैं उनके लिए एक शेर करके शुरू करता हूं। इतना बड़ा लंबा रास्ता उन्होंने जो तय किया, तो इसलिए डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे, मेरे भाई 4 सितंबर से 4 या 5 महीनों से पैदल कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक चलने विजय थे। शुरू में मैंने भी सोचा कि बहुत कैसे जाएगी, कैसे होगा, लोग स्वागत करेंगे, क्या होगा। लेकिन जहाँ जहाँ गए, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ श्रीनगर तक, जहाँ जहाँ गए तो लोग बाहर आए। किस लिए आए? किस लिए आए?
जज्बा है। इस देश के संविधान के लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की अनेकता के लिए एक जज्बा है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी मां को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज यानी 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुकम्मल हो गई। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई ये यात्रा करीब 3570 किलोमीटर का सफर तय की। जुमला 146 दिन के सफर में राहुल गांधी ने 14 रियासतों की सरहदों को छुआ। इनमें तमिलनाडु के कन्याकुमारी से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी यात्रा का मकसद सियासी नहीं है, लेकिन जानकार बताते हैं कि मुल्क के जुनूबी हिस्से से लेकर शुमाल तक यात्रा के जरिए कांग्रेस ने 372 लोकसभा सीटों पर फोकस किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में शामिल एक साबिक वजीर के नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक मीडिया हाउस को बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हम राहुल गांधी की नई इमेज तैयार करने में कामयाब रहे। करीब 5 महीने बाद राहुल जनता से जुड़े संगीन एक सीरियस लीडर के तौर पर सामने आए। अब वो अपोजिशन को लीड कर सकते हैं और वज़ीर आज़म के ओहदे के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। राहुल गांधी की यात्रा जिन रियासतों से गुजरी, वहां अपोजिशन के लीडर्स राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए। शिवसेना के उद्धव ठाकरे, संजय रावत, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला जहां राहुल गांधी के साथ दिखे, तो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी यात्रा के बाद राहुल गांधी से मुलाकात की बात कही। हालांकि तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने यात्रा से दूरी बनाए रखी। राहुल के सफर में सियासत से ज्यादा उनका लुक मौजूद बहस रहा। कन्याकुमारी में 7 सितंबर को यात्रा की शुरुआत के वक्त राहुल के चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, लेकिन करीब 5 महीने बाद उनकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। चेहरे पर घनी दाढ़ी थी तो सिर के बाल भी बढ़ गए थे। इधर राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट भी काफी बहस में रही, जिसे पहनकर वो कड़ाके की सर्दी में भी चलते नजर आए। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मुल्क के 50 अहम इदारों में चेयरपर्सन की असामियों को लेकर मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि वो आलमी मियार का तालीमी निजाम कायम करने की बात करते हैं, लेकिन बुनियादी मामले पर तवज्जो नहीं देते। खड़गे ने ट्वीट किया कि कौमी अहमियत के 50 इदारे बगैर चेयरपर्सन के हैं। जब से आपकी हुकूमत आई है 10 ओहदे खाली हैं। कई इदारों ने हुकूमत को खत लिखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप आलमी मियार के मुस्तकबिल की तालीम की बात करते हैं, लेकिन बुनियादी बातों को भूल जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक चार्ट भी दिया जिसमें इंस्टीट्यूट की तफसीलात हैं, जिनमें कुल वक्त यानी परमानेंट चेयरपर्सन नहीं है, जिसमें कहा गया कि मुल्क की 7 IIT, 22 NIT और 20 IIT में कुल वक्ती चेयरपर्सन नहीं है। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े पर अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा था कि यह कब्जा हाल ही में नहीं बल्कि 1962 में हुआ था। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने अब इस पर जवाबी हमला किया। कांग्रेस लीडर का कहना है कि साल 1962 की जंग और साल 2020 की दरअंदाजी का कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता। जयराम रमेश ने कहा कि लद्दाख में चीनी दरअंदाजी से निपटने के लिए मोदी हुकूमत की हिकमत अमली DDLJ यानी डिनाई तवज्जो हटाना, डिनाई डिस्ट्रैक्ट, लाई जस्टिफाई, तवज्जो हटाना, झूठ, नाइंसाफी पर मबनी है। इस हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता कि मोदी हुकूमत ने दहाइयों में हिंदुस्तान के सबसे बड़े इलाकाई
झटके को छुपाने की कोशिश की। यह सब कुछ वजीर आजम मोदी की चीनी सदर शी जिनपिंग को लुभाने की भोली भाली कोशिश के बाद हुआ। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि वजीर खारजा के हालिया बयानात पर यह उनका रद्द-ए-अमल है। उन्होंने कहा कि जयशंकर और उनको मुल्क के सामने सब कुछ सच्चाई के साथ रखना चाहिए था और हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी की 75वीं बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू समेत सभी कायदीन ने महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले आज कुल जमाती मीटिंग में अपोजिशन ने मरदमशुमारी में जात पात की बुनियाद पर इख्तिसादी सर्वे कराने, कोऑपरेटिव विफाकी निज़ाम, किसान फसल बीमा, खवातीन की रिजर्वेशन जैसे उमूर पर हुकूमत से बात करने का मुतालबा किया। लेकिन हुकूमत ने कहा कि सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक और आम बजट पर बहस के दौरान इन तमाम मौज़ूआत पर बात हो सकती है। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में मुनक़िदा ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मीडिया को बताया कि पार्लियामेंट का बजट इजलास कल से शुरू हो रहा है। कल सदर का खिताब होगा, परसों आम बजट पेश किया जाएगा। ऐवान में सदर के शुक्रिया की तहरीक और आम बजट पर बहस की जाएगी। इसके बाद 13 फरवरी को दरमियानी वक्फा होगा। इसके बाद 13 मार्च से ऐवान की कार्रवाई शुरू होगी और फिर फाइनेंस बिल को मंजूर किया जाएगा। पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। एक डिमांड उन्होंने रखा तो सरकार की तरफ से हमने तो कहा है, तो लास्ट में हमने चर्चा की थी जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में उनका मांग था अपोजिशन का, और लास्ट टाइम भी जो विंटर सत्र अभी चला है उसमें भी हमने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 2 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स के ऊपर अपोजिशन के साथ चर्चा करके 12-13 घंटा हमने चर्चा की थी। उसमें सब चीज़ें आ सकते हैं ऑपरेशन बिल का, यही हमने इधर भी क्लैरिफिकेशन दिया है, इधर भी हम क्लैरिफिकेशन देने का कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही इस बार भी हम चर्चा के लिए तैयार हैं। Under the rules and procedures permitted by the chair. Overall, in a good atmosphere, meeting went on well, and I seek the cooperation of all the opposition. And since government is ready for any discussion, I seek the cooperation for run the house smoothly.
सुप्रीम कोर्ट ने पीर यानी 6 फरवरी 2002 के गुजरात फसादात पर बीबीसी की एक दस्तावेजी फिल्म पर मरकजी हुकूमत की जानिब से आयद की गई पाबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर गौर करने पर इत्तेफाक किया। एडवोकेट ML शर्मा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने फौरी समाअत का मुतालबा किया था। इस पर अदालत उस्मानी 6 फरवरी को समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की। अदालत अगले पीर को सहाफी एनराम और एडवोकेट प्रशांत भूषण के जरिए दस्तावेजी फिल्म के लिंक और अपने ट्वीट्स को हटाए जाने के लिए दायर की गई एक अलहदा दरखास्त की भी समाअत करेगा, जिसमें मरकजी हुकूमत ने हुक्म दिया था कि दस्तावेजी फिल्म से मुतालिक सारे ट्वीट्स हटा दिए जाएं। ML शर्मा की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गुजरात फसादात पर BBC की डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिकॉर्ड की गई थी और उसे आवाम को देखने के लिए जारी किया गया, लेकिन सच्चाई के खौफ से इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई है। अदानी ग्रुप के जवाब पर अब हिंडनबर्ग रिसर्च ने पीर को फिर जवाबी हमला किया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि अदानी ग्रुप ने सवालात से बचने की कोशिश की है। हमले को तेज करते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि कौम परस्ती की आड़ में धोखा छुपाया नहीं जा सकता। अदानी ग्रुप के 413 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब पर जवाब देते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि अहम मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की गई है और हमारी रिपोर्ट को हिंदुस्तान पर एक हमला करार दिया गया। अडानी ग्रुप ने कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी की दौलत में इजाफे को हिंदुस्तान की कामयाबी से जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा कि वो समझते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत बहुत मुतहरिक है, हिंदुस्तान आने वाले मुस्तकबिल का हिंदुस्तान सुपर पावर है। हिंडनबर्ग ने कहा कि उनका मानना है कि अडानी ग्रुप ने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को पीछे ढकेलने की कोशिश की। ये कंपनी मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क को लूट रही है और खुद को हिंदुस्तानी परचम में लपेट कर पेश करने की कोशिश कर रही है। पूरी दुनिया में माशी इक़्तिसाद बाज़ारी का दौर वाज़े तौर पर देखा जा रहा है। जनवरी के महीने का आगाज़ फनी दुनिया के मुलाजमीन यानी टेक्निकल वर्ल्ड के मुलाजमीन के लिए बहुत बुरा रहा। आलमी सतह पर जनवरी में औसतन 3400 से ज़्यादा टेक्निकल स्टाफ को यौमिया यानी हर दिन फारिग किया गया। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियां भी इस फेरिस्त में शामिल हैं। चटनी ट्रैकिंग साइट ले ऑफ डेटा FYI के आदाद और शुमार के मुताबिक जनवरी में अब तक 219 कंपनियों ने 68,000 से ज़्यादा मुलाजिमीन को निकाला है। 1,000 से ज़्यादा 2022 में 1,000 से ज़्यादा कंपनियों ने 1,54,336 मुलाजिमीन को फारिग किया। 2022 में बड़े पैमाने पर टेक वर्कर्स की बरतरफी नए साल तक जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में बेशतर कारोबारी माहिरीन इक़्तिसादियात ने पेशगोई की है कि उनकी कंपनियां आने वाले वक्त में तनख्वाहों में कमी कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल एसोसिएशन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स के सर्वे में सिर्फ 12% माहिरीन इक़्तिसादियात ने पेशगोई की है कि उनकी फर्म्स अगले 3 माह के दौरान रोजगार में इजाफा करेंगी, जो इस गिरावट के 22% से कम है। बिहार में बीजेपी और जनता दल यू के फिर से इत्तेहाद की क़यास आराइयों के दरमियान पीर के रोज बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बीजेपी पर शदीद हमला किया। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि मर जाना कबूल है, लेकिन अब उनके साथ जाना मंजूर नहीं है। बीजेपी के बैठक में चर्चा आपको बताया। अरे एक ही बात, हम लोग तो अटल जी को मानने वाले और उनके साथ थे, वो कितना अच्छा थे, और उसके बाद तो हम लोग छोड़ दिए थे। आई बाद में पीछे पड़ के जो फिर 17 में और वही लोग ना उन्हीं की बात मान करके चले गए, फिर हम लोग अलग हो गए। इसलिए उनका कौन चीज, हम ही लोगों को इतना आग्रह कर कर के 17 में किए, हम चले गए। बाद में तो लग गया कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 20 में जो हम लोगों के साथ किया, किस तरह से किया है सब चीज को करने का। हम बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती बैठ करके लोग, हम नहीं बनना चाहते थे कि भाई आपका सीट ज्यादा जीता आप बनिए, लेकिन जबरदस्ती करके। और बाद में जो हमने देखा कि पहले तो सब ठीक से करता था, इधर उधर करने लगे सब लोग, तो हमने तो भाई मेरे पार्टी के सब लोग बोलता था कि हम लोग जो जीते हैं देखिए अपने बल पर, बाकी सब बताया था कि हमको किस तरह से हरवाया गया। अब वो लोग जो जीता तो उसमें तो हम लोगों की पार्टी का जो भी समर्थक का दिया वोट, तब आगे का चुनाव होगा तब ना देखिएगा, अभी काहे के लिए चिंता कर रहे। बिहार को जरा ठीक से जान लीजिए, इतना ज्यादा जो हुआ है और जितना हम लोगों ने इज्जत दिया,
आई भूल गए हैं जब साथ थे, तो याद कर लीजिए। आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं 10 में, तो जब चुनाव लड़े तो आप समझ रहे हैं ना कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर के रोज दिल्ली में फिजाई आलूदगी के जराये की शिनाख्त के लिए रियल टाइम के जरिए एक स्टडी करने के लिए एक मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ एक सुपर साइट का आगाज किया। सुपर साइट दिल्ली के राउस एवेन्यू में सर्वोदया बाल विद्यालय के अहाते में वाक़ है। इसमें यह भी पता चलता है कि दिल्ली के अंदर का कितना है और दिल्ली के बाहर का पोल्यूशन कितना है। अभी हम देख रहे थे, जैसे वो वाला अगर एक स्लाइड निकाल दे, यही वाला, ये वाला। इसमें अगर हम देखें 24% ये नीले वाला जो है, ये तो बायोमास बर्निंग है, वो बाहर वाला ऑरेंज और ये येलो वाला सेकेंडरी इनऑर्गेनिक, ये वाले जो हैं ये बाहर के हैं। हम देख रहे हैं कि लगभग 1/3 पोल्यूशन जो है दिल्ली का वो बाहर के सोर्सेज से है। वो जो सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एरोसोल्स जो है ये बाहर का है और ये लगभग कांस्टेंट है। पिछले 3 महीने का भी कांस्टेंट है और कल का 29 जनवरी का ये भी कांस्टेंट है। दूसरा नीले वाला बायोमास बर्निंग है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सर्दियों के महीने में ज्यादा। ये बायोमास बर्निंग क्या है? ये वही है ना जो सिक्योरिटी गार्ड रात को अपना थोड़ा सा वो आग लगा के, ये हमने देखा, ये हमारे लिए भी बड़ा। मैंने दिसंबर में भी मैंने जब शर्मा जी की टीम से प्रेजेंटेशन लिया था तो देखने को मिला कि इसकी क्वांटिटी सर्दियों के महीने में काफी ज्यादा है। रात को जब सिक्योरिटी एक आज़ाद सिख रियासत के क़याम के लिए कदम सिख फॉर जस्टिस तंजीम की जानिब से बुलाए जाने वाले रेफरेंडम के दौरान ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तानी बाशिंदों और खालिस्तान के हामियों के दरमियान हाथापाई हुई। हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से कहा कि वह खालिस्तानी अनासिर को बदनामी के बीज बोने के लिए मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त न दे। इतवार की शाम 4:30 बजे मुख्तसर झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब हिंदुस्तान के लोगों का एक ग्रुप कौमी परचम लहराते हुए फेडरेशन स्क्वायर मेलबॉर्न में वोटिंग साइट पर पहुंचा। विक्टोरिया पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल किया। कहा कि एक 34 और 39 साल की उम्र के 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनके हंगामा खैज रवैये के लिए जुर्माने का नोटिस जारी किया गया। अब बात पठान फिल्म के कलेक्शन की। फिल्म पठान रिलीज होने के 5 दिनों में ही 271 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और ये किसी भी हिंदी फिल्म की शुरुआती 5 दिनों में सबसे बड़ी कमाई है। इस वक्त पठान का जादू सभी के सर चढ़कर बोलता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म की बहुत तारीफ हो रही है, जिसकी वजह से दिन ब दिन कमाई में इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले वीकेंड पर शाहरुख खान की इस फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई की और फिल्म नाक़िदीन भी इसकी जबरदस्त कमाई से खुश और हैरान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार फ्लॉप होती बड़ी फिल्मों से परेशान बॉलीवुड को इस फिल्म ने ऑक्सीजन देने का काम किया। हिंदुस्तान के सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मुरली विजय ने आखिरी बार 2018 के पर्थ टेस्ट में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की थी, जबकि उनकी रियासती टीम तमिलनाडु के लिए उनका आखिरी मैच दिसंबर 2019 में रणजी ट्रॉफी में हुआ था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए एक ऑफिशियल बयान जारी किया, जिसमें कहा कि आज मैं बैनुल अक़वामी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सुबुकदोशी का ऐलान करता हूं। 2002 से 18 का मेरा सफर मेरी जिंदगी का सबसे शानदार साल रहा, क्योंकि ये खेल के आला सतह पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने का एजाज था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।